एक हेडिंग लिखो भैया, जनगणना। ठीक, अग्निवीर में इसमें क्या हर प्रैक्टिस में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। लिखिए क्या भैया, जनगणना। जनगणना आज पढ़ेंगे हम। इस बार जनगणना पढ़ लेंगे, अगली बार बजट पढ़ लेंगे। ठीक, दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए। साइंस को पढ़ते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, एक आध दिन साइंस को रोका जाएगा। ठीक, उसके स्थान पर कुछ और हो जाएगा। चलिए, हेडिंग लिखो जनगणना। जनगणना का मतलब क्या होता है? हाँ, जन मतलब लोग, और गणना मतलब गिनती। लोगों की गिनती का मतलब क्या होता है? जनगणना। सबसे पहले विश्व में जनगणना कहाँ हुई थी? विश्व में पहली बार जनगणना 1749 में कहाँ हुई थी? स्वीडन। स्वीडन एक देश है। और विश्व में पहली बार दशकीय मतलब 10-10 वर्ष की जनगणना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? अमेरिका से। ठीक, अमेरिका में पहली बार मतलब दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1790 में। ठीक, तब से अमेरिका में 10-10 वर्ष पे जनगणना होती है। आज भी भारत में दशकीय जनगणना मतलब भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होती है? जनगणना। हमारी इससे पहले जनगणना कब हुई थी? 2011 में। अभी तक जनगणना क्लियर नहीं हुई है, बीच में कोविड के कारण। नहीं तो 2011 की जनगणना 2021 में क्या होना था? जनगणना होना था। लेकिन 19, 20, 21 ये 3 साल कोविड के कारण क्या हो गया? खराब हो गया, जिसके कारण भी जनगणना नहीं हो पाई है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय भारत का वायसराय 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल भारत का। लेकिन 57 के बाद वायसराय आया था। कौन आया था? कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। वही पहला वायसराय है। ठीक, आगे देखो, इस समय भारत का जो वायसराय है वो कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार लोगों को गिना गया था 1872 में। ये भारत की पहली जनगणना है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों का राजा जो भारतीयों का भी राजा था उसका नाम क्या था? लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में। उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? रिपन के शासनकाल में। ठीक, अभी 2011 हम जो भी बताएंगे वो 2011 की जनगणना का होगा, उससे पहले का नहीं होगा। ठीक, 2011 की जनगणना, जब से जनगणना शुरू हुई है 72 से लेके अब तक 15वीं जनगणना है। ठीक, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और शताब्दी की हाँ? पहले 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई। सही है ना? 21वीं शताब्दी की 2001 में जनगणना हुई थी, और उसके बाद 2000 दूसरी जनगणना है ये। ठीक, 21वीं शताब्दी की। वर्तमान समय में आप किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी। शताब्दी होता क्या है? जैसे आप इस समय जी रहे हैं 2025 में, 2001 से कारनामा शुरू होगा और 2099 तक, ये हमारी 21वीं शताब्दी है। देखो 2000 से 21 की तरफ चल रही है कि नहीं? तो ये 21वीं शताब्दी। जैसे आ जाएगा जैसे 2001, वैसे 2101। ठीक,
2101 से कारनामा शुरू होगा और 2199 तक जाएगा। तो ये कौन शताब्दी होगी? 22वीं। मतलब जिस गिनती की ओर बढ़ रहे हैं वो शताब्दी माना जाता है। ठीक, लिखिए। अब थोड़ा सा 80% क्वेश्चन तो यही से तुमको मिल जाएगा, इतने में से ही मिल जाए। नहीं तो पूछेगा 11वीं जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। ठीक, लिखिए। जनगणना, जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती। ये हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में है? जनगणना हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में है? नहीं है। तो ये संवैधानिक असंवैधानिक दोनों नहीं, ये गैर संवैधानिक है। ठीक, लिखिए जनगणना। जन का मतलब लोग, गणना का मतलब गिनती। लिखिए विश्व में पहली बार जनगणना विश्व में पहली बार जनगणना विश्व में पहली बार जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1749 में स्वीडन में हुई थी। ठीक, स्वीडन में हुई थी। ये विश्व मतलब उससे पहले पूरे विश्व में लोगों को नहीं गिना गया था। विश्व में पहली बार लोगों को कब गिना गया था? 1749 में। और गिना कौन सा देश था? स्वीडन। ठीक, इससे पहले ऐसे गिना जाता था। पता लगा एक राजा है, एक राजा के पास 500 मनसबदार हैं। मनसबदार का मतलब सैनिक मत कहिएगा, घुड़सवार सैनिक। मनसबदार का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। ठीक, तो पहले अपने अपने साम्राज्य का लोग जायजा रखते थे कि हमारे साम्राज्य में इतने घुड़सवार सैनिक, इतने हाथीवान। हाथीवान को बोलते हैं पीलवान। हाथी को जो चलाता है, हाथी का मालिक कौन होता है? पीलवान होता है। जो घोड़े को चलाता है वो क्या होता है? घुड़सवार। ये तो होता है ना। चलिए लिखिए, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में 1749 में। अगला पॉइंट लिखिए। लिखो विश्व में पहली दशकीय जनगणना। विश्व में पहली दशकीय जनगणना विश्व में पहली दशकीय जनगणना 1790 में 1790 में अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। ठीक, दशकीय का मतलब 10-10 वर्ष पे क्या होगी? जनगणना। अगला पॉइंट। अब देखो जैसे 1790, फिर अगली जनगणना कब होगी? 1800। भाई 1790 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। 1810, 1820, 1830, 1840, ऐसे 10-10 साल पे क्या हो रही है? जनगणना। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए भारत में पहली बार जनगणना भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक, हो गया। फिर सुनो एक पॉइंट। 1872 में जनगणना, 1772 में क्या हुआ था? 100 साल पीछे रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन में गठित किया गया था। गठित करने के बाद 1773 में कहा आया? भारत। 1774 में लागू। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कल पूरा विस्तार से हम बताए थे। ठीक, वैसे 1872 में 100 साल बाद एक नया कानून आया कि अब भारत में लोगों को क्या किया जाए? गिना जाए। अभी जातीय जनगणना की व्यवस्था हो रही है। जातीय जनगणना से ये फायदा होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे ये बिरादरी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक सदैव मुस्लिम ही नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम, वो क्या हो जाएगा?
अल्पसंख्यक, और जिसकी संख्या ज्यादा वो बहुसंख्यक। जैसे आपको पता होगा जगदीशपुर विधानसभा ये आरक्षित है, ठीक। आरक्षित का मतलब यहाँ से जो भी विधायक बनेगा वो सदैव 2-3 बिरादरियों में से ही होगा। होगा तो एससी, या तो कोरी होगा, या तो पासी होगा, या तो रैदास होगा, इन्हीं सब बिरादरियों में से वो होगा, ठीक। यहाँ पर सामान्य वर्ग कभी विधायकी नहीं लड़ सकता है। जिस दिन ये सीट अनारक्षित हो जाएगी उस दिन यहाँ सब लोग लड़ेंगे, ठीक। जब कहीं पर सीट कौन सी हो जाए, जनरल, जनरल का मतलब केवल क्षत्रिय ब्राह्मण को ही मत समझिएगा। जनरल का मतलब उसमें एससी एसटी ओबीसी सब समाहित है। अगर कहीं पर सीट जनरल आई, जैसे गांव की प्रधानी सब लोग जानते हैं, गांव की प्रधानी कहते हैं जनरल सीट है, तो जनरल सीट में एससी भी खड़ा हो सकता है, ओबीसी भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर एससी सीट आ गई तो केवल केवल एससी खड़ा होगा। या तो महिला पुरुष करके सीट आती है, महिला सीट आएगी तो महिला महिला खड़ी होंगी, और पुरुष सीट आएगी तो पुरुष पुरुष, ठीक। चलिए, जनरल का मतलब सभी कास्टें उसमें होती हैं, ठीक। चलिए, जैसे इंडियन आर्मी के जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वहां जनरल माना जाता है उसको, क्योंकि इंडियन आर्मी में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, ठीक। चलो आगे देखिए, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना, दशकीय मतलब 10-10 वर्ष वाली, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक। तभी देखो क्या चल रहा है, 1881, 1891, उसके बाद में 1901, 1901 के बाद में 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, ऐसे चलते चलते आया तो 2001, 2001 के बाद 2011, 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन हो नहीं पाई है, ठीक। भारत की जनगणना का अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान समय में जनसंख्या 133 करोड़ के पार हो गई है, मतलब 133 करोड़ के ऊपर हो गई है, ठीक। 133 करोड़ का मतलब है ना, हमसे आगे जनसंख्या में केवल चीन है अभी, लेकिन जिस दिन पूरी जनसंख्या का काउंट हो जाएगा उस दिन हो सकता है चीन हमसे पीछे हो जाए, ठीक। लिखिए अगला पॉइंट, अगला लिखिए, लिखिए तो जनगणना हो गई कब, दशकीय 1881 में। तो धीरे धीरे ये हुआ कि चलो जनगणना दिवस मनाएं। अभी जैसे 5 जून गया है, गया कि नहीं, 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक। और योगा दिवस कब मनाते हैं, जून में ही, तो ठीक है, ठीक। 5 जून 21 जून ये 2 डेटें इंपॉर्टेंट हैं, एक पर्यावरण दिवस, एक योगा दिवस, ठीक। चलिए लिखिए अगला पॉइंट, दशकीय जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हो गई, रिपन के शासनकाल में। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए 2011 की जनगणना, 2000, देखो यहीं से हम उठाएंगे पॉइंट, ठीक। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना अब तक की 15वीं जनगणना, 72 से सब जोड़ लिया गया है, ठीक। 2011 की जनगणना अब तक की 15वीं जनगणना है, अब तक की 15वीं जनगणना है, ठीक। मतलब अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 15 बार, ठीक। हो गया। हम लोग 2 बार की जनगणना को जानते हैं, 2001 और 2011। 2001 वाला वो उतना नहीं पता है, ठीक। अगला लिखिए, लिखिए 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत कब से हुआ है,
भारत आजाद कब से हुआ है? 15 अगस्त 1947। ठीक, 41 में हुई, 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, उसके बाद 2001 में हुई, उसके बाद 2011 में हुई। लेकिन सातवीं ही मानते हैं यहाँ पे। ठीक, स्वतंत्र भारत की कौन सी है? सातवीं है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना 21वीं सदी की, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, ये बोल रहे हैं। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। ठीक, अगला पॉइंट, हमेशा जनगणना दिवस कब मनाते हैं? 11। ठीक, लिखिए, ये राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। ठीक, लिखिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अधिनियम का मतलब क्या होता है? एक्ट। एक्ट का मतलब भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो ये कानून होता है। अधिनियम का मतलब सही सही क्या होता है? जैसे गांव में लोग कहते हैं ना, बहुत कानून ना बताओ हमको, आप वहां पे इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि बहुत अधिनियम ना बताओ हमको। बस अधिनियम कहोगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। ठीक, तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया, मतलब जनगणना का कानून बन के आया। कैसे क्या होगा, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ, तो 48 में भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून आया। ठीक, देखिए 1948 में भारत में, 1948 में भारत में जनगणना अधिनियम पारित किया गया, जनगणना अधिनियम पारित किया गया। ठीक, एक बार इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी थी 1980 से 1984। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार बनी है 1966 से 1977, 10 साल, 2 कार्यकाल लगातार। एक बार उनकी सरकार बनी 1980 से 1984, 85 तक कार्यकाल था, लेकिन बीच में मार दी गई वो। ठीक, तो उसी दौरान ना एक होता है नसबंदी। ठीक, नसबंदी का सिलसिला उसमें बहुत जोर चल रहा था। नसबंदी का मतलब ये होता है ना कि आगे चल के आप अब बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ठीक, सरकार उनको कुछ सब्सिडी भी देती थी, उस समय देती थी 1400-1500 रुपए। 1400-1500 रुपए का मतलब जानते हो, आज का वो 1.5-2 लाख रुपए के बराबर था। ठीक, तो ये व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे वहां नियम कंट्रोल नहीं हुआ। फिर जनसंख्या कानून बनाया गया। जनसंख्या कानून का मतलब 15 फरवरी 2000 को। जनसंख्या कानून क्या है कि एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है। पहले के सिस्टम क्या होते थे, एक व्यक्ति अनेक पत्नी। ठीक, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या कानून आया। अरे भैया, वैसे समझ लीजिए पूरे भारत का जो लिंगानुपात है ना, गर्ल बॉय 943, सही लिखा है यार, गलत क्या बताओ था।
943 लड़कियों पर 1000 लड़के, ये भारत का तुमको हम बता रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में आओगे, उत्तर प्रदेश का अलग लिंगानुपात है, ठीक, ये उत्तर प्रदेश का है। मतलब 943 लड़कियों पर 1000 लड़के हैं। 1000 का मतलब 52, 52 ना, 52 का है 57, 57 बच्चे तो हर साल अनमेरिड रह जा रहे हैं। ठीक, आप देख लेना आपके गांव में कितने बच्चे चपेट में होंगे इसके। ठीक, और इधर देखिए उत्तर प्रदेश का तो और तगड़ा हालात है। उत्तर प्रदेश में 912 लड़कियों पर 1000 बच्चे हैं। ठीक, इसका मतलब 88 बच्चे हर साल क्या हो जा रहे हैं, अनमैरिड होते जा रहे हैं। तो वही गाना लगाते हैं, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, उन्हीं का ये सब स्टेटस है। अरे शादी ब्याह हुए ना तो दबदबा तो बने रहे। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का है। सबसे बढ़िया लिंगानुपात जौनपुर राज्य का है। जौनपुर राज्य में, जौनपुर जिले में 1000 शायद 10 है, 1010 है कि ऐसे कुछ है, चलो 1010 मान लेते हैं। 1010 लड़कियों पर 1000 लड़के हैं, मतलब 10 लड़कियां यहां ज्यादा हैं, 10 या कुछ ऐसे ही, मतलब लड़कों से ज्यादा लिंगानुपात लड़कियों का है। केवल इकलौता जिला कौन सा है, जौनपुर। ठीक, जिसकी शादी नहीं होती है ना। बिहार का लिंगानुपात और बढ़िया है, बिहार में देखना सब लोग मैरिड मिलेंगे, बहुत कम अनमैरिड मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिसकी शादी नहीं होती वो बिहारी लाता है। ठीक, बिहार में एक मेला लगता है जो सबसे बड़ा मेला की दर्जा में था, लेकिन इस बार उस मेले का रिकॉर्ड टूट गया। वर्तमान समय में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला हो गया है। कुंभ से बड़ा मेला ना तो पृथ्वी पे कभी लगा था, आगे चल के लग सकता है लेकिन। ठीक, एक दिन में 11 करोड़ लोग, ऐसे तो था, ऐसे कुछ था रिकॉर्ड। ठीक, इतनी जनसंख्या और एक जिले में, वो भी नया नया जिला बना है प्रयागराज, तो इतना भी कहीं संभव नहीं हुआ है। बाकी सबसे बड़ा मेला लगता था सोनपुर का मेला। प्रयागराज वो मेला है, मेले की श्रेणी में उसको रखा गया है। ठीक, तो ये ऐसे हालात हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश वालों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ज्यादा है। अगर पढ़े रहोगे तो 912 में आ जाओगे, जैसे 913 हुए बस अनमेरिड रहेंगे। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट, हो गया ना इतना। अगला लिखिए, जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। उसके बाद में ये चीज लिखिए नहीं, 15 फरवरी वाला लिखिए। लिखिए लिखिए जनसंख्या कानून, जनसंख्या कानून 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 2000 को लागू किया गया, लागू किया गया, जिसे जनसंख्या नीति भी कहते हैं, जिसे जनसंख्या नीति भी कहा जाता है। ठीक, जिसे जनसंख्या नीति भी कहा जाता है। परिवार नियोजन का कानून इंदिरा गांधी जी लाई थी। परिवार नियोजन का मतलब ये होता है, एक पति पत्नी के बीच में बहुत मैक्सिमम 2 बच्चे हों। ठीक, अगर 2 बच्चे होते एक पति पत्नी के बीच में, तो अभी अपनी जनसंख्या क्या होती, बहुत मेंटेन होती। ठीक, अब पता लगा एक पति पत्नी के बीच में 14 बच्चे हैं। ठीक, तो इससे जनसंख्या पे क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक, जिसका पहले एक घर था आज उसके 8 घर हैं, ऐसे तो होता है ना। ये सब जनसंख्या में विस्फोट हुआ। ठीक, तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए विश्व का पहला देश भारत है, ये अपने आप में इकलौता है अभी तक। विश्व का पहला देश भारत है जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम, जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक,
इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1952 में ही कर दी गई थी। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1952 में ही कर दी गई थी। ठीक ठीक। चंद्र प्रकाश मौली। ठीक। WC ब्लाउडेन। सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 भारत में। और अब जनगणना कब हुई है? 2011। पहली भारत में पहली जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? WC ब्लाउडेन। अंग्रेज था, अंग्रेजों ने करवाया तो अंग्रेज जनगणना अधिकारी बना। और 2011 में भारतीयों का शासन था तो C चंद्र मौली। ठीक। लिखिए लिखिए 2072 की, सॉरी 1872 की जनगणना का 1872 की जनगणना का जनगणना आयुक्त 1872 की जनगणना का जनगणना आयुक्त WC ब्लाउडेन था। WC ब्लाउडेन। WC ब्लाउडेन था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त C चंद्र मौली था। C चंद्र मौली था। ठीक। एक व्यक्ति था अमर्त्य सेन। ठीक। अमृत लुप्त होती महिलाओं का एक कॉन्सेप्ट लाया था। पहले होता क्या था ना, अभी नहीं, पहले बहुत पहले होता ये था ना, जब लड़कियां पैदा हो जाती थी ना, तो थोड़ा सा लोगों की मानसिकता क्या होती थी, कम डेवलप थी उस समय। तो होता क्या था, लोग पहले मार भी डालते थे। पहले बहुत पहले भ्रूण हत्या होती थी, अगर पता हो तो। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसी समय उसको क्या करते थे, माँ भ्रूण हत्या बोलते हैं उसको, या गर्भ में ही गर्भपात कर दिया गया। ठीक। तो इन सभी को सही करने के लिए ना अमर्त्य सेन ने एक व्यवस्था बनाई, लुप्त होती महिलाओं को पुनः सही करने के लिए। बहुत पहले अगर पता हो ना, आज से 40 साल पीछे चलो, 40 या 50 साल, 50 साल पीछे देखे ना, तो एकाध लाख महिला में एकाध महिला नौकरी करती थी सरकारी, एकाध लाख महिलाओं में। आज वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में जितने लड़के नौकरी कर रहे हैं उससे ज्यादा महिलाएं कर रही हैं। सही है कि नहीं? आप देख लिए किसी भी डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी को छोड़ करके, ठीक, ऑपरेशन सिंदूर सारा अंजाम किसने दिया? महिलाओं ने। ठीक। मतलब हर, अरे चांद तक महिलाएं पहुंच गई हैं। ठीक, चांद तक महिलाएं पहुंच गई हैं। ठीक। तो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया है। पहले के जमाना में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। सती प्रथा था। सती प्रथा अपने यहाँ एक कुप्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा में क्या होता था, महिला के पति के मरने के पश्चात उस महिला को उसी अग्नि में क्या करते थे, अग्नि में तो जो, तो उसी मतलब पिलर में जो चारों खंभे होते नहीं है, उसी में एक खंभा मजबूत गाड़ा जाता है। कभी देखना वो एकदम ओद रहता था, मतलब उसमें सूखा नहीं होता था, वो ओद रहता था। उसी में ले जाके महिला को बांध देते थे जहां पर उसका पति जलाया जाता था। और उसके बाद जब चिता में आग लगाई जाती है ना, तो गांव का एक फंक्शन है, जैसे आग लगेगी सब लोग मुंह इधर को, मतलब दूसरी तरफ को कर लेते थे, कि जब वो महिला चीखे या चिल्लाए तो कोई व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे। अरे भाई, किसी की बहन है तो किसी की माँ है, किसी की बुआ है, किसी की माँ, भाई एक ही महिला के पास बहुत सारे गुण हैं। इसको कहते हैं सामूहिक मांग। सुने हो नहीं?
तो बस वही हाल होता था। लेकिन धीरे धीरे अपने यहाँ सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा विलियम, मतलब राजा राम मोहन राय की अनुशंसा पे विलियम बेंटिंक ने कर दिया था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अनुशंसा पे किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, कैनिंग आया, उसने समाप्त कर दिया। ठीक, पहले होता क्या था? सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह। महिला पति मरा, महिला विधवा हो गई, अब वो जाए कहां? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यही बनारस के थे अपने, उन्होंने पहली बार एक विधवा महिला का विवाह करवा दिया। तब से लेके आज तक विधवाओं का क्या होने लगा? और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था क्या है, सही भी है। अरे पता लगा 40-50 साल के बाद विधवा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 25 साल में विधवा हो गई तो तब उसके लिए तो जरूरी है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं सही की गई। तो लिखिए, लिखिए, ये लिखिए अमर्त्य सेन ने, अगला पॉइंट लिखिए भैया, लिखिए अमर्त्य सेन ने लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक ठीक, प्रतिपादन किया था। ठीक भैया, एक महिला थी, झांसी की रानी थी। ठीक, एक महिला थी रानी पद्मिनी, वो भी एक महिलाएं ही थी। ठीक, कभी देखना इतिहास उनसे जाना जाता है। रानी पद्मिनी किस शासक के समकालीन थी पता है? रानी पद्मिनी, पहले बताओ पत्नी किसकी थी? नहीं भाई, राणा रतन सिंह। ठीक, उसी समय शासन किसका चलता था भारत में? नहीं, भूल गए सब। अकबर कहां भैया, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था, और जन्मदिन किसका था उसी दिन? राणा रतन सिंह का। अलाउद्दीन खिलजी बिना न्योता के आ गया। आया तो वो कहा कि अब आए ही हैं तो खिलाए पिलाए थोड़ा सा दिखा दो भाभी को भी। तो कहा कि, तो उसी समय उनके दरबार में रहते थे गोरा और बादल। ठीक, गोरा बादल दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्तियों ने कहा कि ऐसे कैसे देख लोगे? तो उसी समय राणा रतन सिंह ने उनको डांट दिया, कहा तुम मूर्ख हो, जानते नहीं हो कुछ, ये राजा राजा की बात है। लेकिन इतना कहते ही गोरा बादल अपना वो क्या कहते हैं, राजा का दरबार छोड़कर तुरंत चले गए, तिरस्कृत हुए, तुरंत गए वहां से। ठीक, राणा रतन सिंह ने कहा कि हम तुमको दिखाएंगे, लेकिन कुछ हमारे यहाँ कंडीशन भी है। कहा बताओ? काम तुमको शीशे में दिखाएंगे। कहा शीशे में दिखा दो। तो यहाँ खड़ी हुई रानी पद्मिनी, वहां आगे शीशा लगाया गया, और ऐसे गली टाइप की थी, मतलब इधर जाओ उधर से निकल जाओ। तो उस गली में कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी। इधर शीशे में कर प्रतिबिंब वहां बन गया, तो शीशे से देख लिया, और शीशे से देखकर वहीं पर मोहित हो गया। तो राणा रतन सिंह से कहा कि हम आए हैं तुम्हारे यहाँ, चलो कुद्दू नंगाओ भाई, अपना साम्राज्य नंगाओ हमको। तो राणा रतन सिंह जैसे भैया नंगा, ये राजस्थान के राजा थे, जैसे नहाने गए वहीं से अलाउद्दीन खिलजी उनको क्या किया, वो छली पर जाती है वहीं से लेकर चला गया। संजय को चिट्ठी भेजा, कहा अगर रानी पद्मिनी हमारी पत्नी बनेगी तब राणा रतन सिंह का शीश पाएंगे, नहीं शीश कटवा देंगे हम। तो रानी पद्मिनी बहुत परेशान, क्या करे, महिला पति कैद। तो वो रात में घोड़ा लेकर के गई जंगल में। जंगल में ढूंढते ढूंढते तो एक जगह गोरा बादल मिले, एक महुआ पेड़ था, उसी के नीचे अपना बैठ के बात कर रहे थे। तो रानी पद्मिनी गई, बताई ऐसी ऐसी कंडीशन है। तब गोरा बादल कहाँ आए, घर आए। एक लोहार को बुलाया गया, जो बढ़िया लोहार, ये आजकल के लोहार नहीं, बढ़िया लोहार बुलाया गया कि यक्के धार में मारे तो बेड़िया क्या हो जाए, कट जाए। एक गोरा बादल एक चिट्ठी लिखे, कहा कि मैं रानी मतलब गोरा बादल ने चिट्ठी लिखा, कहा मैं रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आने के लिए तैयार हूं। मैं अकेली नहीं आऊंगी, हमारे साथ हमारी 700 सहेलियां आएंगी। 700। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जितने रणुआ व्यक्ति रहे सब खुशी हो गए।
कहा अब 700 लोगों का इकट्ठे क्या होगा, विवाह हो जाएगा, खूब खुशी। उसी में एक व्यक्ति था उसका सेनापति, उसने कहा ऐसे तो वो छतरानी नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको डांट के क्या किया, बैठा दिया। अच्छा समझो, 700 मतलब ये बीच में डोली, एक डोली को कितने लोग उठाते हैं, 4 लोग। कितना कितनी गोरा बादल की कहानी सुन लो ना, रोया खड़ा हो जाता है। ठीक, 700 डोली बनाई गई। 700 डोली का मतलब एक तो बीच में बैठा डोली में, या पहलवान बीच में बैठा जो खतरनाक था लड़ने में। तो 700 पहलवान तो 700 डोली में बैठ गए, और उसके बाद 4-4 लोग कैसे बने, उठाने वाले। ठीक, तो एक डोली में 5 और 7 पचे 35, 3500, 3500 लोग जा पहुंचे दुश्मन की सरहद में भैया। 35, 7 पचे 35, 3500 होगा, 3500 ही होगा, फिर से गुणा कर दीजिए। ठीक, 3500 लोग गए और सब हट्टे कट्टे मुस्टंडे पहुंचे वहां पे, और सीधा सीधा पहुंचे किसके पास, अलाउद्दीन भाई मेन जिसमें बैठा ना था रानी पद्मिनी को, उसमें एक बढ़िया लोहार बैठा था। ठीक, तो पहुंचा तो चिट्ठी लिख के पहले से गोरा बादल दिए थे, तुमको बोलना नहीं है, बस चिट्ठी पकड़ा देना। ठीक, जैसे पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, तो चिट्ठी तुरंत पकड़ा दिए। कहा मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आखिरी बार किससे मिलना चाहती हूँ, राणा रतन सिंह से। तो कहा यक्के बार की तो बात है, जाओ मिल लो। अंदर पहुंचे तो 5 लोग, ये पांचों एकदम योद्धा, और ये बहुत बढ़िया वो लोहार। पहुंचा यक्के बार में पूरी बेड़िया काट दिया। राणा रतन सिंह क्या हो गए, एकदम फ्री हो गए, और शुरू भैया तुरंत युद्ध शुरू। ठीक, युद्ध शुरू हो गया। एक पहर, एक पहर का मतलब 4 पहर होते हैं, पता हो तो। एक पहर तक बादल के सर पर सर नहीं था, केवल धड़ युद्ध कर रहा था। ठीक, तो ऐसे वीर सपूत ये भी थे। आगे चलिए भैया, अगला पॉइंट हो गया ना। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी, राणा रतन सिंह। किसके समकालीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कहां हुई थी, किसने मारा था इसको, क्वेश्चन है भैया। कड़ा सुने हो ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक व्यक्ति था मलिक काफूर, हिजड़ा था वो। मलिक काफूर हिजड़े से अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम हो गया था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक हिजड़े ने मार दिया, और मलिक काफूर राजा बना। लेकिन राजा बनते ही अलाउद्दीन के अंगरक्षकों ने मलिक काफूर को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक, चलिए आगे, अगला पॉइंट, अमृत। ये है 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त, और अमर्त्य सेन महिलाओं का मतलब फिर से महिलाओं को साथ सम्मानित बढ़िया से व्यवस्थित किया जाए, ये एक योजना लेकर के आए थे। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए जनगणना। अगला पॉइंट, जनगणना, जनगणना से सदैव, से सदैव पुरुष एवं महिला, महिला के लिंगानुपात का सही आंकड़ा पता चलता है। ये क्वेश्चन है, पुरुष एवं महिला के लिंगानुपात का सही आंकड़ा पता चलता है, सही आंकड़ा पता चलता है। क्वेश्चन बना हुआ है कि परिवार नियोजन का चिन्ह क्या है, चिन्ह पूछेगा, चिन्ह बनाए, देखो कैसे कैसे होगा। परिवार नियोजन का चिन्ह ये है, परिवार नियोजन का चिन्ह ये है, परिवार नियोजन का चिन्ह मतलब उल्टा ही उल्टा हो गया, ये है कि परिवार नियोजन का चिन्ह ओम ऐसे तो बनता है, ये है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक, या फिर लिख के दे देगा हिंदी में। तो परिवार नियोजन का चिन्ह उल्टा त्रिभुज और बीच में लाल लाल भरा होगा। ठीक, लाल लाल मतलब खतरे का सूचक। ठीक, लिखिए परिवार नियोजन का
चिन्ह उल्टा त्रिभुज होता है, उल्टा त्रिभुज होता है जिसमें लाल रंग भरा होता है, जिसमें लाल रंग भरा होता है। ठीक, जिसमें लाल रंग भरा होता है। ठीक, हर देश की महिलाओं की कैपेसिटी अलग होती है, ये चीज पता है कि नहीं? कभी आप जाइएगा ना हरियाणा, जहां पे वो महिला थी, क्या नाम था उसका जो गाना गाती थी, अरे बढ़िया गाना गाती थी वो, तेनु पल पल वाला गाना, सपना चौधरी। हरियाणा साइड में आप जाइएगा ना तो वहां की लड़कियां थोड़ा सा बॉडी बिल्डर भी होती हैं, हरियाणा साइड की लड़कियां बॉडी बिल्डर भी होती हैं, अपने यहाँ की लड़कियां थोड़ा सा अलग टाइप की होंगी। ठीक, देखो पहले के जमाना में ना अब के जमाना में फर्क है। पहले लोग नाखून रखाते थे काम के लिए, अब नाखून रखाते हैं नाखून पालिश के लिए, नील पालिश कहते हैं उसको। पहले महिलाएं नाखून इसलिए नहीं रखाती थी कि उसमें नाखून पालिश लगाएं, पहले इसलिए लगाती थी कि मान लीजिए रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई छेड़खानी करे तो मुंह नोच ले उसका, इसके लिए नाखून रखाया जाता था। और नाखून रखाने की एक लिमिट होती है, बहुत बड़ा नाखून होगा तुम नोच नहीं पाओगे, नाखून टूट जाएगा, तुम अलग परेशान हो। नाखून की कुछ सीमाएं होती है, उतने तक रहेगा तो तुम्हें नोचने में आसानी होगी। ठीक, पता लगा यो बड़ा सा रख लिए हैं, ना जेब में हाथ डाल पा रहे हो, ना सही से मुंह खुजला पा रहे हो, क्या मतलब ऐसे नाखून का? बहुत लंबा नाखून वो सूपड़खा होती हैं, सूप की तरह जिसका ना हो। नाखून का एक लिमिट होती है, वहीं तक रहेगा तो तुमको भी फायदा, अगले को भी फायदा, मुंह नोचने में आसानी। ठीक, चलिए आगे लिखिए भैया, लिंग लिखिए, भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात लिखिए 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, 943 महिलाओं पर 1000 क्या है? पुरुष है। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष है, यहां तो और मारामारी है। ठीक, 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक, 1000 पुरुष हैं। देखो 11 के 20 17.7%। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है? वृद्धि तो आज भी हो रही है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब बहुत तीव्र गति से वृद्धि, वो सन ये नहीं है, वो सन अलग है। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है, केवल बढ़ा है, विस्फोट की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ा है 2009 से 2011 के बीच। ठीक, अभी जनसंख्या विस्फोट देखना कब हुआ है? लिखिए लिखिए 2009 से 2011 के बीच, तुमको 2011 से हम बता भी रहे हैं। लिखिए 2009 से 2011 के बीच, 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी, जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी। ठीक, 17.7% थी, लेकिन भारत में जनसंख्या विस्फोट इस दौरान बहुत जनसंख्या बढ़ी। ठीक, लिखिए भारत में जनसंख्या विस्फोट, भारत में जनसंख्या विस्फोट 1951 से 1981 के बीच हुआ, 1951 से 1981 के बीच हुआ। ठीक,
हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जैसे आपने LIC में सुना होगा, LIC का स्लोगन या टैगलाइन क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। वैसे 2011 की जनगणना में एक नारा दिया गया था। नारा का मतलब ये होता है ना, जब तक आपके जिंदगी में कोई एक टारगेट नहीं होगा तब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। सभी नौकरियां का फॉर्म भरिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में यक वर्दी का जुनून होना चाहिए, चाहे पुलिस की हो, चाहे फौज की हो, CRPF, RPF, GRPF, अग्निवीर। मतलब कोई एक दिमाग में क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, डेली एक बार उसका स्मरण होना चाहिए। ठीक, तो वही कह रहा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हम जनगणना लोग मतलब ज्यादा जनसंख्या विस्फोट करने से पहले ये जाने कि हमारा भविष्य कैसा है। पता लगा 2 बीघा खेत है, 7 भाई हैं, बताओ कि मार पक्का होगी। फिर एकदम 100% तय है कि युद्ध होना एकदम पक्का है। ठीक, तो लिखिए, लिखो 2011 की जनगणना का नारा, 2011 की जनगणना का नारा, नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। विश्व में पहली बार जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में। कब हुई थी? 1749 में। पहली बार विश्व में दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1790। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। भारत में पहली बार जनगणना 1872, किसके शासनकाल में? मेओ के। भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, जब से जनगणना हो रही है तब से 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना। एक 2001 में और एक 2011 में। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 भारत की जनसंख्या 121.5 करोड़ है। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 121.5 करोड़ इतनी क्या है? जनसंख्या है। ठीक, और कुंभ में कुल कितने व्यक्ति नहाए? लगभग इतनी जनसंख्या हो गई थी। अरे एक दिन में 11 करोड़, 10 करोड़, मतलब ये कहिए ना, 1 करोड़ तो उनका मिनिमम टारगेट होता था एक दिन का। ठीक, लेकिन ये बस वही है कि इसमें भारत के, विदेश के, पता नहीं शायद कोई देश बचा होगा जहां के लोग ये जरूर दिमाग में रहता था कि एक बार हम कुंभ नहाए। ठीक, पैसा ना होने के कारण जरूर हो सकता है भारत के लोग ना जा पाए हो, मतलब जो लोग, लेकिन दिमाग में ये योजना जरूर चल रही थी कि एक बार हम कहाँ नहाए? कुंभ नहाए। और नदियों को भी देख लीजिए, आज जाके देखिए वहां सब सूख गया है, पता नहीं कहां से इतना पानी आ गया था। उस समय कुंभ बहुत बढ़िया लग रहा था, आज जाके देखिए गंगा ने सुखा के एकदम, मतलब बहुत सकरी हो गई है। वो सब जहां पे डब्बा उब्बा लगा हुआ था ना पानी वाला, वो सब एकदम सूख गया है। पता नहीं कहां से पानी आ गया था, कैसी क्या व्यवस्था सरकार ने कर दिया था कि बहुत बढ़िया सब सुचारू रूप से चल रहा था। आज वहां पानी नहीं है, उतना इतना लोग पानी भर रहे हैं वहां से। ठीक, तो ये है महाकुंभ। कुंभ की शुरुआत किसने किया था? हर्षवर्धन। हर्ष ने क्या कहा था? हर्ष के जो दरबारी विद्वान थे उन्होंने कहा कि यहां से ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो हर्ष ने कहा करें क्या हम? तो कहा यहाँ पर इतनी जनता लाके इकट्ठा कर दो ना कि कभी यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार न होने पाए। तो वहीं पर एक सभा बुलाई गई, उस सभा का क्या नाम था? महामोक्ष परिषद। हर्ष ने यह कहा कि जितने राजा हैं आस पड़ोस में, वो सभी राजा हाथी घोड़ा जो जिसके पास है सब लेकर के आए प्रयागराज। तो राजाओं ने कहा मान लीजिए सब यहां लेके चले आए, कोनो कब्जा कर लिए तो कहे परेशान मत होइए,
अगर कोई दूसरा राजा तुम्हारे साम्राज्य पे कब्जा करेगा तो जितने राजा यहाँ हैं सब उसको चल के मारेंगे। तो इस डर से कोई किसी के शासन पे आक्रमण भी नहीं किया। तो पहली बार वहीं पर कुंभ का आयोजन किया गया था, हर्ष के शासनकाल में और प्रयागराज में। ठीक, कितनी नदियां हैं प्रयागराज में? 2 नदियां, अदृश्य सरस्वती, गंगा यमुना 2 नदियां तुमको प्रत्यक्ष दिखेंगी और अदृश्य क्या है? सरस्वती है। ठीक, इसीलिए उसको त्रिवेणी बोलते हैं। 5 प्रयाग उत्तराखंड और 1 प्रयाग उत्तर प्रदेश, लेकिन ये सभी प्रयागों का राजा है प्रयागराज। भारत में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे सब आके प्रयागराज को टैक्स देते हैं। ठीक, चलिए आगे गणित लगाइए भैया।